गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई पूरा डिस्कस कर लिया था, ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ आई। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई में मैंने आपको बोला था, पहले तो आपने अगर एनसीईआरटी पढ़कर आए हो क्या आज लोग? एनसीईआरटी देखी है आप लोगों ने? तो एनसीईआरटी में एक बार तो मैच कर लिया होगा आपने। मैंने बोला था कि वहां पे स्टार्टिंग में ही आपको डायग्राम रहता है, लेकिन अपन लोग लास्ट में क्यों पढ़ते, एक बार सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो जाए। मैंने बोला था अपन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डायग्राम बताऊंगी। मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही शो कर देती हूँ। जिनने वास्तव में बिल्कुल भी किताब उठा के भी नहीं देखी हो तो एटलीस्ट अब देख लेना, क्योंकि इसमें अपन सारी टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो आज सच कुछ ऐसा है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। पेज नंबर 323 एनसीईआरटी का, इसमें आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई का डायग्राम जो है यहाँ पर मेंशन्ड है। अब आप लोग अपनी बुक्स खोलो, देखो इसके अंदर एक्वस चैम्बर क्या है अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्वस चैम्बर, विट्रस चैम्बर, किसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक, एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर था, भी आपको सब क्लियर होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेंस में आपको पूरा डिस्कस कर चुकी, ठीक है। सीलियरी बॉडी किसका पार्ट है? फाइब्रस ट्यूनिक, वैस्कुलर ट्यूनिक और द न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक, सब अभी तो स्क्लेरा, स्क्लेरा समझ में आ रहा है ना। ऑप्टिक नर्व, फीविया क्या है? फीवा और एक ब्लाइंड स्पॉट करके मैंने कुछ पढ़ाया था, ध्यान आ रहा है कुछ? ठीक है, ये ब्लाइंड स्पॉट दे रखा है ऐसे करके। ये आपको सारी की सारी लेबलिंग अभी क्लियर होगी, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके। तो मैं सबको डिस्कस नहीं करने वाली कि यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ से यहाँ तक ये था। लास्ट में दिखाने का कारण ही है कि आपको ऑलरेडी सारी पिक्चर क्लियर है माइंड में, सिर्फ आपको ये डायग्राम एक बार देखना है, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा, इसमें बहुत पढ़ाकू बच्चे की बुक है, बहुत ज्यादा करा हुआ है, आपकी तो ब्लैंक ही मिलेगी। समझ में आया? इट इज ऑल अबाउट दिस डायग्राम सेक्शन। और आई का ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शायद मैंने आपको बोला होगा एम्स के अंदर, सन मुझे याद नहीं है, शायद 2015 का है, ऑल इंडिया पीएमटी 2015 एंड एम्स 2015, सेम ईयर में ये क्वेश्चन दोनों में एक साथ पूछा गया था, ठीक है। आई का डायग्राम, उसके जब हम ईयर पढ़ेंगे ना, ईयर का भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम यही वाला आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। जितने भी डायग्राम्स आते हैं ना, आते आपके एनसीईआरटी के ही हैं। तो आपने ये पढ़ लिया होगा अगर, तो नेक्स्ट अपन जो डिस्कस करेंगे ना, मैकेनिज्म ऑफ विजन, इसमें तो सिर्फ ये केमिकल वाला जो कंसेप्ट है, ये इतना सा आपका सिर्फ वो दे रखा है। अपन ये तो पढ़ेंगे ही सही, इसके साथ साथ वर्किंग ऑफ आई और अकोमोडेशन, ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है, लेकिन इसके बावजूद भी इंपॉर्टेंट है, अपन को डिस्कस उसे करना ही है। और ये जो है ये तो खैर करना ही है, एनसीईआरटी के अंदर है तो ठीक है। तो डायग्राम वाला सेक्शन तो क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सोच रहे क्या बनाया बनाया तो है नहीं, डायरेक्ट बुक से निकाल के। आपके डायग्राम सुंदर नहीं बनते तो आपने ये और तरीका ढूंढ लिया कि साला बनाओ भी मत, यहीं से समझ में तो आ गया ना। नहीं है तो फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। आई थिंक समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजीज ही तो है। अपन यही तो बताते हैं ये है, ये है, टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर है तो कौन से कहाँ तक का पार्ट, क्या चीज कहाँ से एक्सटेंडेड है, ये सारी चीज आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ आई। हेडिंग डाल लीजिए। अब अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, अगर पढ़ी होगी, वो क्लॉज लगा रही हूं मैं क्योंकि पता नहीं पढ़ी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि किसी ने भी, मैंने क्लास शुरू करी बोलती हूँ एनसीईआरटी की सारी चीजें आती हैं, एनसीईआरटी की सारी चीजें अपन लोग डिस्कस करते हैं। किसी ने मेरे से नहीं बोला कि मैम अच्छा मुझे बताओ कुछ ऐसा छोड़ा मैंने जो एनसीईआरटी में है और मैंने नहीं पढ़ाया आपको। अभी तक की एनसीईआरटी पढ़कर बैठे होंगे ना, बोलो मिला नहीं कि पढ़ा नहीं? हाँ बोल दो, मिला नहीं। क्यों बोलती तो सच्ची बोलती है कि इतने सारे लोगों के सामने झूठ थोड़ी ना बोलेंगे कि जो अपन पढ़ाते हैं एनसीईआरटी भी सारा कवर अप करके चलते हैं। फिर भी एक आध चीज आप देख लेना, कोई मिस हो जाए तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो भी तुक्का मार दो, मिली होगी। वो मैं वर्किंग ऑफ आई में वैसे डिस्कस करूंगी। रॉड्स एंड कोन्स पढ़ाए थे मैंने आपको, तो उसमें सिर्फ वो क्या होता है, उनका फंक्शन, ये सब अपन ने डिस्कस करके छोड़ दिया था। मैंने 3 टाइप के कोन्स, कौन कौन से, रेटिना के अंदर आपके 3 टाइप्स के कोन, एरिथ्रोलैब, साइनोलैब, क्लोरोलैब, ऐसे करके रॉड्स एंड कोन्स के अंदर एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। तो आपको लगा होगा ये चीज नहीं पढ़ाई है, ये चीज अपन उसके अंदर वहीं दे रखी है, अपन इसको वर्किंग ऑफ आई में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पर अभी तो क्या समझ में आया ही नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ से पता लगेगा? एनसीईआरटी तो खोली ही नहीं, तो उसमें क्या पढ़ाया आपने क्या नहीं पढ़ाया पता ही नहीं है।
ऐसा मत किया करो. एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स बिफोर, एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जैसे करंट रोज पढ़ते हो ना, जितना आप टॉपिक पढ़ लिया उसकी एनसीईआरटी मस्ट होनी चाहिए कि घर जाके मुझे पढ़नी है. और ये भी बताया एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका, कभी भी एनसीईआरटी से शुरुआत मत करो. पहले लेक्चर पढ़ो उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, अदरवाइज बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है वो. ठीक है, चलो. तो वर्किंग ऑफ आई में अब आपको कुछ चीजें तो आपको फिजिक्स पढ़ते हो आप लोग, है ना. हम लोग को तो पढ़े हुए फिर भी जमाना बीत गया, आप लोग तो अभी रिसेंटली पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीजें पढ़ते हो. तो एक छोटा सा कंसेप्ट तो रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं आप लोग. आपको पता होगा कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अपन ने वर्किंग ऑफ आई आई वाई के बारे में कुछ नहीं पता, आपको हटा दो. एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की तरह सोचो. अभी जैसे फिजिक्स वो लोग जो पढ़ते हैं अच्छे से, अपन भी पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में, वो बात अलग है. मेडिकल स्टूडेंट्स की फिजिक्स थोड़ी सी कमजोर, थोड़ा सा वीक पॉइंट ही होता है उनका. तो फिर भी रे ऑप्टिक्स तो सिंपल टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स तो बनता है. वो तो उसके क्वेश्चंस तो बन जाते होंगे ना, रे ऑप्टिक्स तो हो जाता है. बाकी कुछ चैप्टर्स ऐसे थ्योरी सारी समझ में आती है, पर क्वेश्चन एक नहीं बनता हमसे. है चलो, तो आप जो फिजिक्स पढ़ते हो उस फंडे के हिसाब से बताओ मुझे. आपको कोई भी इमेज दिखती है, रे ऑप्टिक्स कवर हो गया होगा आपका. कोई भी चीज दिखती है तो उसके दिखने का कारण क्या है, कैसे आप उसकी विजिबिलिटी कैसे आती है उस ऑब्जेक्ट की. एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास, क्या होता है? अरे एक मेरे को तो ये समझ में नहीं आता. अगर जैसे मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ, मैं एक शब्द बोल के खत्म कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगी क्या कोई चीज? हाँ, किसी चीज का पर्टिकुलर एक सेंटेंस तो बोला करो, उसमें एक वर्ड बोलते तो एक वर्ड डाक दिया, बस खत्म हो गई कहानी. ऐसा अगर मैं वर्किंग ऑफ आई में जैसे एक पैराग्राफ में से एक वर्ड बोल रहा हूँ, आप समझ जाओगे क्या? नहीं तो मैं कैसे समझू आपका एक वर्ड? बताओ. वर्किंग ऑफ आई मतलब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है तो कैसे दिखता है वो, उसकी विजिबिलिटी कैसे आती है. फिजिक्स के कंसेप्ट रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा है ये चीज, उसी के बेसिस पे बता दो. बताओ. हाँ, ये कैमरा पर्सन भैया आपका इंजीनियरिंग फील्ड से हो, कौन से फील्ड से हो? अगर इंजीनियरिंग वाले हो, बीटेक वाले हो? हाँ बोलो, आवाज नहीं आई मुझे. तो बीटेक वाले हो क्या? पॉलिटेक्निक तो आता है ना आपके भी ये, तो आप बता दो मुझे, आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा. हम मेडिकल वाले, कैसे दिखती है कोई भी चीज? तो मैम स्टूडेंट्स को छोड़ के हमारे ऊपर भी आने लगे, भैया कल से कोई शूट पर ही नहीं आएगा. हाँ, तो कोई भी चीज अपन अगर फिजिक्स वाला कंसेप्ट आप रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हैं. जैसे कोई भी सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसकी विजिबिलिटी है तो इसलिए कि लाइट रेज आपके उस ऑब्जेक्ट पर पहुंचेंगी और उस ऑब्जेक्ट से आपकी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर आपके आई तक जाती हैं, तब जाके आपको उस इमेज की विजिबिलिटी होती है. सेम चीज यहीं पर है. व्हेन लाइट रेज दे आर एमिटेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइट रेज आपके ऑब्जेक्ट पर पड़ेंगी, वहां से रिफ्लेक्ट होके आपके आई पर जाएंगी, फिर ऑप्टिक नर्व जो होती है वो उसको आपके ब्रेन तक उस मैसेज को लेकर जाता है, फिर जाके आपके कोई भी एनिमल जो है उस ऑब्जेक्ट की उसकी विजिबिलिटी होती है. ठीक है, तो लिख लो पहले ये पॉइंट. लाइट रेज एमिटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट enter the eye ठीक है. तो when light rays emitted by any object enter the eye, फिर जैसे ही वो आपके आई के अंदर एंटर होती है तो आपने सुना होगा इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज, ये सब आप पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर. तो एक स्मॉल रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है आपके रेटिना पर. ठीक है, तो अ स्मॉल रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इट इज फॉर्म्ड एट रेटिना. अब रेटिना क्या है सबको क्लियर है ना? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई डिस्कस हो चुका. बस ऐसा मुंडी तो हिल जाएगी अगर पूछो ना
तो सब शांत हो जाएंगे, बस पूछा मत करो आप। और अब तो क्या हमें भी डर लगने लग गया है पूछने से पहले। अभी साला लास्ट लेक्चर ही पढ़ाया था, अभी यही पूछ के हमें डिमोरलाइज कर देते कि रेटिना क्या है, तो बिल्कुल सब ब्लैंक फेसेस नजर आएंगे, किसी को नहीं पता क्या है। और बस पूछो मत, बाकी ये पूछ लो रेटिना क्या है पता है, यस मैम सबको सब पता है, बस यहाँ पर आकर अटक जाती है ना, बस निकलता नहीं है ना, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो स्मॉल रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है आपके रेटिना पर, और आपकी रेटिना की जो सेंसरी सेल्स होती हैं दे आर सेंसिटाइज्ड। ठीक है, सेंसरी सेल्स ऑफ रेटिना आर सेंसिटाइज्ड तो बताता, एंड ऑप्टिक नर्व जो होती है कैरी दिस इंपल्स टू द ब्रेन, उसके बाद एनिमल इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है आया। नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लो आपका कॉर्निया। अभी टर्म सारी क्लियर होनी चाहिए, ऑलरेडी सब डिस्कस हो चुका। ठीक है, कॉर्निया और आपका जो एक्वस ह्यूमर और लेंस जो है दे कंप्लीटली रिफ्रैक्ट द लाइट विच इज एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी वजह से आपकी एन इन्वर्टेड इमेज इट इज फॉर्म्ड एट रेटिना। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है आपकी रेटिना के ऊपर, ये तो है पता। फिर आपके जैसे कैमरे के अंदर जो डायफ्राम का जो रोल होता है ना, वैसा ही आपकी आई के अंदर आयरिस जो है, आयरिस या फिर प्यूपिल, आयरिस का रोल होता है। ये आपके प्यूपिल के डायमीटर के इंक्रीज और डिक्रीज करने को टोटली इसका कंट्रोल रहता है। जैसे कि सपोज करिए हाईलाइट है, तो आयरिस क्या होता है, आयरिस जो है अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसकी वजह से आपका प्यूपिल जो है इसका डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये होता है आपकी डिम लाइट के अंदर। हाई लाइट के अंदर क्या होता है, आयरिस के अंदर खुद एक्सपैंड होता है, उसकी वजह से वो जो प्यूपिल है उसका डायमीटर होता है डिक्रीज, और ये होता है आपकी हाईलाइट के अंदर। हाईलाइट के अंदर ऐसा क्यों होता है, प्यूपिल का डायमीटर अगर डिक्रीज हो गया यानी कि कम से कम लाइट जो है ये आपके रेटिना तक पहुंचेगी। तो नेक्स्ट थिंग यही है कि जैसे डायफ्राम का जो रोल है आपके कैमरा के अंदर, वैसे ही आपका आयरिस जो है इट कंट्रोल द प्यूपिल। ठीक है, इट कंट्रोल द डायमीटर ऑफ टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्यूपिल। ठीक है, तो लिख लीजिए कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर पता है ना अब क्या है, और एक्वस चैम्बर इसका कहां से कहां तक इसका एक्सटेंशन। ठीक है, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर एंड लेंस they completely refract the light and as a result of this an inverted image is formed at retina. ठीक है, फिर मैंने आपको आयरिस का जो रोल बताया है जस्ट लाइक डायफ्राम ऑफ ए कैमरा, तो लिख लीजिए जस्ट लाइक डायफ्राम ऑफ कैमरा आयरिस जो होता है इट कंट्रोल इंक्रीज और डिक्रीज इन प्यूपिल। ठीक है, कैसे क्या होता है, एज आई टोल्ड यू कि आपका आयरिस जो है अगर इसके अंदर आपका ये एक्सपैंड हो रहा है, लिख लीजिए
आयरिस एक्सपैंड, तो इसकी वजह से आपके प्यूपिल जो है उसका डायमीटर जो है वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज द प्यूपिल। आयरिस एक्सपेंशन जो है इट डिक्रीज द प्यूपिल, इसके डायमीटर की बात कर रही हूं मैं ये, ठीक है, इन हाई लाइट के अंदर। जिसकी वजह से क्या है, कम से कम लाइट जो है ये आपके रेटिना तक पहुंचे। इसका अपोजिट कर दीजिए, आयरिस कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, टू इंक्रीज द प्यूपिल इन डिम लाइट। ठीक है, यहां तक के पॉइंट सभी को क्लियर है? इट इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ आई। ठीक है, सिंपल सा फिजिक्स वाला कंसेप्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपकी लाइट रेज जब मतलब वो गिरेगी, वो रिफ्लेक्शन उसका आपकी वो लाइट रेज एमिट करके आपकी आई तक एंटर होता है। ठीक है, आई तक एंटर होता है, फिर आपके रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट की एक स्मॉल रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है। फिर जो रेटिना पर जो आपकी सेंसरी सेल्स हैं वो सेंसिटाइज होंगी, और जो ऑप्टिक नर्व है ये आपके उस इंपल्स को ब्रेन तक लेके जाती है। तो फिर आपका जो एनिमल है ही इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम लोगों ने बताया कि कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर और आपके लेंस का क्या रोल है। फिर मैंने आपके आइरिस का रोल क्या है आई के अंदर, ये अपन ने डिस्कस किया। इट इज जस्ट सिमिलर टू द डायफ्राम ऑफ ए कैमरा। हाई लाइट के अंदर क्या होता है, आइरिस के अंदर एक्सपेंशन होता है, इसकी वजह से डायमीटर जो है आपके प्यूपिल का ये डिक्रीज होगा, तो कम से कम लाइट आपके रेटिना तक पहुंचेगी। डिम लाइट के अंदर आइरिस अपने आप को उसका कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसकी वजह से प्यूपिल का डायमीटर इंक्रीज होता है। ये होता है आपके डिम लाइट के अंदर। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ आई। नेक्स्ट इज द अकोमोडेशन और द फोकसिंग। ठीक है, अकोमोडेशन मतलब क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है फिजिक्स से अकोमोडेशन क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, मतलब अपने फोकल लेंथ को चेंज करने की एबिलिटी बाय चेंजिंग इट्स कर्वेचर। मतलब अगर लेंस अपना कर्वेचर को चेंज करके उसकी फोकल लेंथ को चेंज कर सके, इसे बोलते हैं अपन अकोमोडेशन। ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बाय चेंजिंग इट्स कर्वेचर। फोकल लेंथ मतलब पता है अब क्या होता है? फिजिक्स पढ़ते हैं फोकल लेंथ, ये तो थ्योरेटिकली चीजें तो पता ही होती है वैसे भी, तो फोकल लेंथ आपको पता ही होगा ऑलरेडी क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको तो समझाने की आई थिंक जरूरत होगी नहीं। ठीक है, चलो इतना लिख लो, देन वी विल स्टार्ट विद द अकोमोडेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज द अकोमोडेशन और द फोकसिंग ऑफ आई। ठीक है, सबसे पहले तो लिखो व्हाट इज अकोमोडेशन। तो इट इज द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ it is the ability to change the focal length of lens by changing its curvature. ठीक है, इट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज दैट, यहां तक समझ में आ गया कि अकोमोडेशन आपका क्या होता है कि आपकी फोकल लेंथ को चेंज करने की कैपेसिटी आपके लेंस की बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ इज द अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्या है, आपकी एक आप पास का ऑब्जेक्ट कैसे देख सकते हो और आप एक दूर के ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं वो कंडीशन बताऊंगी जिससे आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखने का मतलब आप कैसे, कोई आपको जो दूर पे रखी हुई कोई चीज है उसकी विजिबिलिटी कैसे आती है।
तो आपकी जब नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आपकी सीलियरी बॉडी के जो मसल फाइबर है ये आपके रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, ठीक है। क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आपकी सीलियरी बॉडी के जो मसल फाइबर्स हैं ये कौन सी स्टेट में रहते हैं, आपके रिलैक्स स्टेट में। और जो लेंस होता है आपका, ये आपका स्ट्रेच्ड होता है, ठीक है। किस वजह से इसकी स्ट्रेचिंग होती है आपके लेंस की, ड्यू टू इट्स सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट की प्रेजेंस की वजह से आपका लेंस आपके स्ट्रेच्ड कंडीशन में होगा। और लेंस आपका स्ट्रेच्ड कंडीशन में होता है, इट मींस लेंस इज फ्लैट। और फ्लैट लेंस का जो अकोमोडेशन जो है, यानी कि फोकल लेंथ जो है ये ज्यादा होती है। इस वजह से अ पर्सन इट इज एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट। क्लियर, समझ में आए ये की पॉइंट्स कि नॉर्मल कंडीशन में मसल ऑफ सीलियरी फाइबर ये रिलैक्स स्टेट में, लेंस जो है ये स्ट्रेच्ड कंडीशन में है सस्पेंसरी लिगामेंट्स की वजह से, ठीक है। और इस कंडीशन में आपका लेंस कैसा होता है, फ्लैट। और जो फ्लैट लेंस है उसका फोकल लेंथ यानी कि उसका जो अकोमोडेशन जो है, फोकल लेंथ उसकी ज्यादा होती है। इस वजह से पर्सन इज एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट। फिर आप पास के ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हो, उसकी विजिबिलिटी कैसे आती है, तो आपके जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, सीलियरी बॉडी के जो स्फिंक्टर मसल्स है ये आपकी कॉन्ट्रैक्टेड, इसका कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। आपका जो सीलियरी बॉडी है ये ब्रॉड होती है। सस्पेंसरी लिगामेंट अब यहाँ पर रिलैक्स होंगे और लूज होंगे, ठीक है। इस वजह से सस्पेंसरी लिगामेंट लूज होते हैं, वहां पर आपका लेंस फ्लैट कंडीशन में, यहाँ पे लेंस बिकम बाय कॉन्वेक्स। तो इस कंडीशन में आप पास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे। समझ में आया, सभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं इसको और डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको वापस अपन ये इस चीज का लैंग्वेज फॉर्मेट लिखेंगे कि आप दूर की चीज को कैसे देख सकते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, शुरुआत तो बता दो। हाँ 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 हाँ, इन नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, मसल फाइबर्स जो है आपके सीलियरी बॉडी के, इट इज कौन सी पोजीशन, कौन सी स्टेट में रहता है, रिलैक्स्ड। और लेंस जो है आपका इट इज स्ट्रेच ड्यू टू इट सस्पेंसरी लिगामेंट and lens is stretched due to its suspensory ligament. ठीक है, और ये रिलैक्स्ड सस्पेंस लेंस जो है आपके स्ट्रेच कंडीशन में है, उसके सस्पेंसरी लिगामेंट की वजह से इस स्टेट में आपका लेंस कैसा होता है, इट बिकम फ्लैट। लेंस इज फ्लैट, ठीक है। और ये लेंस जो फ्लैट कंडीशन में होता है इसका क्या ज्यादा होता है, फोकल लेंथ ज्यादा होता है। And its focal length is high. So, animal is able to see the far object. ठीक है, ये तो कि दूर की चीज आप कैसे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप कोई भी पास की चीज जो है ये कैसे देखेंगे, तो लिख लीजिए, ये लिख लिया सभी ने,
हटा दूं इसे मैं? To see nearby object, क्या बताया था मैंने आपके सीलियरी बॉडी की कौन सी मसल? स्फिंक्टर मसल जो है कैसी रहती है? कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, स्फिंक्टर मसल ऑफ सीलियरी बॉडी it is constricted. ठीक है, इससे क्या आपका सीलियरी बॉडी बिकम ब्रॉड एंड आपके जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, लिख लेना आप, सीलियरी बॉडी इज ब्रॉड, और जो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं इनके अंदर क्या होता है? Suspensory ligament is relaxed and loosened, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका लेंस कैसा हो जाता है? हाँ, फुल लेंस बिकम बाइकॉन्वेक्स। And in this stage, animal is able to see the nearby object. Clear? हाँ, इसका accommodation power definitely क्योंकि less होता है इसलिए, ठीक है, समझ में आया? It is all about the accommodation. ये समझ में आ गया आपको? अब next हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ये पैराग्राफ, ये आपका जो वर्किंग ऑफ आई मैंने आपको जो स्टार्ट किया ना अभी तक, जो भी लेक्चर दिखा, ये आपका एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा। अब जो है ये आपका केमिकल एक्सप्लेनेशन है विजन का, ये आपको एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है मैकेनिज्म ऑफ विजन से, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जब तक आप इतना नोट कर लो एक बार। ये लिख लिया होगा ना सभी ने? हटा दो इसे। तो हेडिंग डाल लीजिए, केमिकल एक्सप्लेनेशन बता रही हूं मैं आपके मैकेनिज्म ऑफ विजन का। अब अपन डॉट टू डॉट एनसीईआरटी फॉलो करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, जब आपकी लाइट रेज, विजिबल वेवलेंथ की लाइट रेज जो है ये आपके आई तक पहुंचती है, फिर क्या होता है, जो एक जो है ना आपका एक्शन पोटेंशियल, एक आपका इम्पल्स बोलिए आप जिसे, पोटेंशियल जो है ये रॉड्स एंड कोन्स तक पहुंचता है। किसके थ्रू जनरेट होता है ये? थ्रू कॉर्निया एंड लेंस, ठीक है। आपका एक इम्पल्स जनरेट होगा, दैट इज द पोटेंशियल जनरेट होगा, ये आपके रॉड्स एंड कोन्स तक ये जाएगा। फिर आपको मैंने बताता, जैसे कि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपके जो आई का जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होता है, कौन सा होता है? दैट इज द फोटो पिगमेंट्स जो है, दे आर कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड रेटाइनल, ठीक है। ऑप्सिन इज अ प्रोटीन एंड रेटाइनल इट इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। तो जो आपके फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है जो आई के, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड रेटाइनल, ठीक है। फिर क्या होता है, ये आपको समझ में आएगा कि फोटो सेंसिटिव कंपाउंड जो है इसका कंपोजिशन क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन प्लस दिस रेटाइनल, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया कि ऑप्सिन तो एक प्रोटीन है और ये जो रेटाइनल है इट इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। अब सुनिएगा नेक्स्ट लाइन, आपकी जो लाइट होती है, इट इंड्यूस्ड द डिसोसिएशन ऑफ रेटाइनल फ्रॉम ऑप्सिन, यानी कि ऑप्सिन के अंदर डिसोसिएशन होगा, ये डिसोसिएट होकर आपके रेटाइनल के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। इस रिएक्शन को कौन इंड्यूस करता है? आपकी लाइट।
तो लाइट इंड्यूस द डिसोसिएशन ऑफ रेटाइनल फ्रॉम ऑप्सिन। तो जब ये होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, डेफिनेट सी बात है, अभी आपके रेटाइनल ऑप्सिन से आपके मतलब डिसोसिएशन होकर रेटाइनल का फॉर्मेशन हुआ, तो सिंपल सी चीज है, आपके इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन इज चेंज्ड। तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। आपने मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर, तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी भी जो है ये चेंज हो जाएगी। तो इसकी वजह से आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये जनरेट होता है आपके इस फोटो सेंसिटिव कंपाउंड के अंदर। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ आपके फोटो सेंसिटिव कंपाउंड में। फिर आपके एक इम्पल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो है ये जनरेट होता है आपके गैंग्लियोनिक लेयर के अंदर बाय बाइपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ आपका, इसको अब आपकी जो ऑप्टिक नर्व है ये आपके इस एक्शन पोटेंशियल को आपके ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स वाले पार्ट तक लेके जाएगा। ठीक है, वहां पर इस इम्पल्स का एनालिसिस होता है और आपकी रेटिना पे जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ये उसको रिकॉग्नाइज करता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड विजन मेमोरी। ठीक है, ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ विजन का एक पार्ट। एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन्ड है। समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या बोला, यहां से बता रही हूं पहले मैं। जो आपकी फोटो सेंसिटिव कंपाउंड दैट इज द फोटो पिगमेंट्स जो है इसका इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन विच इज अ प्रोटीन एंड रेटाइनल विच इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। फिर क्या होता है, लाइट रेज जो है इट इंड्यूस्ड द डिसोसिएशन ऑफ रेटाइनल फ्रॉम ऑप्सिन। इसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन। ऑप्सिन के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आएगा। इस वजह से क्या होगा, देयर इज चेंज इन द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। इसकी वजह से क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है कहां पर, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस का दिस रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन द इन द फोटोसेंसरी कंपाउंड्स जो है उसके अंदर आपके पोटेंशियल डिफरेंस का जनरेशन होता है। इसकी वजह से आपका एक एक्शन पोटेंशियल एक सिग्नल का प्रोड्यूस करेंगे। ये सिग्नल जो आपके एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, ये एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है ये होता है आपके गैंग्लियोनिक लेयर के अंदर बाय दिस बाइपोलर न्यूरॉन। फिर इस एक्शन पोटेंशियल को आपकी जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं ये विजुअल कॉर्टेक्स वाला जो एरिया है आपके ब्रेन में वहां तक लेके जाते हैं। ठीक है, फिर वहां पर ये जो इंपल्स गया इसका इसका एनालिसिस होगा और आपकी रेटिना पर जो इमेज बनी है वो रिकॉग्नाइज्ड होगी बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड मेमोरी। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज बताई, यहां तक तो क्लियर हो गया सभी को। मैंने आपको बोला ना एनसीईआरटी में आपको कुछ डिफरेंट मिला होगा। अपन ने अभी सिर्फ यही पढ़ा था कोन्स क्या करते हैं। मैंने बताया था कि कोन्स जो है आपके, ये तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रोड्स एंड कोन्स के अंदर, कि कोन्स का काम क्या है, आपके जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करता है रॉड्स कोन्स सॉरी, है ना। ये मैंने बताया था कोन्स के अंदर पिगमेंट कौन सा होता है, आइडोप्सिन पिगमेंट होता है। इन प्लेस ऑफ रॉड्स के अंदर कौन सा होता है, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि कोन्स जो है उसकी वजह से वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कलर एंड द ब्राइट लाइट। ठीक है, कोन्स के अंदर इट कंटेन अ पिगमेंट जिसका नाम है आइडोप्सिन पिगमेंट इन प्लेस ऑफ रोडोप्सिन इन रॉड्स के अंदर रोडोप्सिन की जगह पर ये होता है। आइडोप्सिन पिगमेंट जो है ये किसके अंदर डिसोसिएट होता है, ये आपके फोटोप्सिन एंड देखो डिस्कस किया है। आइडोप्सिन पिगमेंट किसके अंदर उसका डिसोसिएशन होता है, एक तो रेटाइनल बनाता है और एक फोटोप्सिन पिगमेंट बनाता है। ठीक है, फिर अब ये तो अपना हो गया। आपने अब एनसीईआरटी पढ़ी होगी अगर रॉड्स एंड कोन्स की, तो वहां पर कोन्स वाला जब सेक्शन डिस्कस किया ना तो वहीं बताया है कि रेटाइना के अंदर आपके 3 टाइप के कोन्स प्रेजेंट होते हैं। उन 3 कोन्स का नाम है आपका अरिथ्रोलैब, साइनोलैब एंड द क्लोरोलैब। अब नाम से ही इसका कलर है, अरिथ्रो मतलब ब्लड से रिलेटेड है विच इज ऑफ रेड कलर, तो अरिथ्रोलैब रेड कलर। ठीक है, साइनो पिगमेंट ब्लू तो ब्लू कलर, क्लोरोफिल ग्रीन तो क्लोरो ग्रीन कलर। ठीक है, तो रॉड्स का ये जो कॉम्बिनेशन है इसी की वजह से वी आर एबल टू सी द डिफरेंट कलर्स। ठीक है, और ये रेड ग्रीन एंड ब्लू जो है ये आपके बेसिक कलर्स हैं। ठीक है, ये समझ में आया। फिर नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बता रखा है उसमें कि मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी थे, खैर वो अपन उसको ही देखेंगे। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई। इट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ विजन
और ये जो मैंने आपको बोला है, अब आप इसके घर जाके एनसीईआरटी पढ़ना, तो अब आपको कुछ नहीं मिलेगा कि हाँ कुछ मिसिंग है। अभी ये सारा आपका एनसीईआरटी इसके अंदर यहाँ पर कवर अप हो गया है, ठीक है। और ये जो मैंने वर्किंग ऑफ आई पढ़ाया है और अकोमोडेशन पढ़ाया, मैंने बताया ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में डायरेक्टली जो केमिकल एक्सप्लेनेशन है आपका, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ फिजन, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, डायरेक्टली वहां से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। आया समझ में? तो हम लोग इसको नोट करेंगे। इसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स हैं आपके आई के, ये डिस्कस करेंगे, देन इट विल एंड अप विद दिस सेक्शन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है, तो चलो इसको थ्योरेटिकली अपन लिख लेते हैं। तो लिखिए, आपकी जो लाइट रेज हैं विजिबल वेवलेंथ की, लाइट रेज ऑफ विजिबल वेवलेंथ they are focused on retina। फिर क्या बताया था मैंने? फिर एक एक शब्द क्या? हाँ, थ्रू कॉर्निया एंड लेंस, पोटेंशियल या फिर बोलिए इम्पल्स, ब्रैकेट में लिख लो इम्पल्स, इट इज जनरेटेड इन, कहां पर होता है? आप लोग को जनरली कम बोलने की आदत है या लेक्चर में पढ़ाते वक्त ही सिर्फ एक एक दो दो शब्द का इस्तेमाल करते हैं? वैसे तो बहुत बोलते होंगे, और यहाँ पर ही एक एक शब्द में ही पूरी बात खत्म कर लेते हैं अपन अपनी, ठीक है। एंड एज वी मेंशन्ड अर्लियर, आपके जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड होते हैं आई के, ठीक है, लिख लो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड ऑफ आई, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड के ब्रैकेट में लिख लेना विच आर द फोटो सेंसिटिव कंपाउंड ऑफ आई। क्या बोलते हैं अपन? दे आर नोन एज फोटो पिगमेंट्स। तो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड ऑफ आई, दे आर कंपोज्ड ऑफ किसके? ऑप्सिन एंड रेटाइनल। ऑप्सिन के ब्रैकेट में लिख लीजिए, ऑप्सिन क्या है? विच इज अ प्रोटीन, एंड रेटाइनल विच इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। इसके ब्रैकेट में लिख लो इट इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बताया फिर क्या होता है, आपके लाइट रेज जो होती हैं ये क्या करती हैं? लाइट रेज दे इंड्यूस्ड डिसोसिएशन ऑफ रेटाइनल फ्रॉम ऑप्सिन, ठीक है। फिर क्या होगा? एज ए रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन। अभी आपके ऑप्सिन के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ गया, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑप्सिन का जो स्ट्रक्चर है इट इज चेंज्ड। इसकी वजह से क्या होता है? आपकी मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है, कहां पर? मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। दिस कॉज चेंज इन परमेबिलिटी
ठीक है, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी में चेंज हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, आपका क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये जनरेट होता है। ठीक है, लिख लो, एज अ रिजल्ट potential difference it is generated in photosensitive cells. ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, फिर क्या होता है, आपका एक्शन एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है जो कि आपके एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड which generates the action potential. ठीक है, अभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इसके बाद क्या होता है, आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती है दे कैरी दिस पोटेंशियल टू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये लिख लिया होगा सभी ने, हटा दो इसे मैं। हाँ, ये लिख लेना। ठीक है, तो ये जनरेट होता है आपका, चलो लिख लो आप, मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन तो किया था, चलो मतलब सो नहीं रहे क्लास के अंदर। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस सिग्नल इज प्रोड्यूस विच जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन, कहां पर, हाँ, इन गैंग्लियोनिक सेल बाय बाइपोलर न्यूरॉन। फिर क्या होता है, हाँ, ऑप्टिक नर्व जो है इट कैरी दिस इंपल्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। आपकी जो ऑप्टिक नर्व है ये सिंपल्स को लेके जाती है। ऑप्टिक नर्व कैरी दिस इंपल्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। यहां पर क्या होता है, where impulse is analyzed and image formed on retina, retina पे आपकी जिस इमेज का फॉर्मेशन हुआ है it is recognized ठीक है, कैसे, बेस्ड ऑन एंड मेमोरी, बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड मेमोरी। क्लियर आया आपको यहां तक समझ में? नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द कोन्स। ठीक है, तो लिख लो, मैं आपको बता चुकी, आपके जो कोन्स है, cones enable us to distinguish colors and bright light। ठीक है, कोन्स के अंदर आपका एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है
इट कंटेन्स अ पिगमेंट, इस पिगमेंट का नाम है आइडोप्सिन। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आइडोप्सिन वाला, तो ठीक है। तो इट कंटेन्स अ पिगमेंट विच इज कॉल्ड आइडोप्सिन। किसकी जगह पर होता है? इन प्लेस ऑफ रोडोप्सिन इन रॉड्स। रॉड्स के अंदर होता है आपका रोडोप्सिन पिगमेंट। ठीक है, आइडोप्सिन पिगमेंट बताया मैंने। ये जो आइडोप्सिन पिगमेंट है इट डिसोसिएट इनटू द फोटोप्सिन एंड रेटाइनल, ये भी लिख लो, ठीक है। आइडोप्सिन डिसोसिएट्स इनटू ये आपके फोटोप्सिन और रेटाइनल के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, मैंने आपको बताया इन ह्यूमन रेटिना 3 टाइप के कोन्स जो है ये अवेलेबल होते हैं। ये लैंग्वेज आप इतना 3 टाइप ऑफ कोन्स प्रेजेंट है आपके रेटाइना के अंदर, ठीक है। व्हाट वर दे आर द एरिथ्रोलैब, एक है आपका साइनोलैब और एक है आपका क्लोरोलैब। और इनके कलर्स में इसके तरह ही बता चुकी, एरिथ्रो रिलेटेड विद द ब्लड दैट इज ऑफ द रेड कलर, ठीक है। साइनो CYA आएगा, लिख लो ऐसे ही, ठीक है। साइनो CYANO, साइनो इट इज रिलेटेड विद द साइनो पिगमेंट, ब्लू कलर का होता है, इट इज ऑफ ब्लू कलर। एंड क्लोरो इट इज ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। और लिख लेना ये आपके रेड, ब्लू और ग्रीन जो हैं दे आर द बेसिक कलर्स, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस cones or the combination of just 3 type of cones a person is able to distinguish between the colors, ठीक है। आया आपको यहां तक समझ में? ठीक है, चलो इसे नोट कर लो पहले, ठीक है। तो ये जो वर्किंग ऑफ आई वैसे तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं आपको एक बार इसको वापस इसको समराइज करा देती हूँ, बिकॉज ये जो आपको मैकेनिज्म ऑफ विजन, ये जो मैंने एनसीईआरटी वाला जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी के अंदर है, प्लस इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल है। उसके पहले जो अपन ने पढ़ा था वर्किंग ऑफ आई, वो आपके फिजिक्स का कंसेप्ट वो आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी कैसे है, कि आपके ऑब्जेक्ट पर आपकी लाइट रेज पड़ी, उसका रिफ्लेक्शन होके आपकी आई के अंदर जाता है, तो फिर आपका जो रेटाइना जो होता है वहां पर एक स्मॉल रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर आपकी जो रेटाइना पर जो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है वो सेंसिटाइज्ड होंगी, फिर आपकी जो ऑप्टिक नर्व है ये उस इंपल्स को ब्रेन तक लेके जाती है, देन एन एनिमल इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो आपको चलो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। वर्किंग ऑफ आई में उसमें एज सच कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था। मैंने आपको बताया भी था कि कॉर्निया, लेंस और एक्विस ह्यूमर जो है इनका क्या रोल है, ठीक है, कैसे आपकी इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस पैराग्राफ में थोड़ा सा समझने लायक वो ये है, तो एक कीवर्ड याद कर लेना कि आपके कैमरे में डायफ्राम का जो रोल होता है, सेम रोल ह्यूमन आई के अंदर कौन करता है? आपका आयरिस। आयरिस क्या करता है? आपके प्यूपिल का जो डायमीटर का इंक्रीज और डिक्रीज है इसका कंट्रोल आपके आयरिस से होता है। जैसे मैंने बताया हाईलाइट में क्या होगा, डिम लाइट के अंदर क्या होगा, आयरिस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्यूपिल इंक्रीज होगा। ये कब होता है? आपके डिम लाइट के अंदर। हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर क्या होता है? आयरिस जो है ये एक्सपैंड होता है, ठीक है, तो इसके वजह से प्यूपिल का डायमीटर डिक्रीज होगा। ये होता है आपकी हाई लाइट के अंदर। क्यों? क्योंकि कम से कम लाइट जो है आपकी रेटाइना तक पहुंचे, ठीक है। मतलब इसका सिर्फ एक यही की पॉइंट, या आपको फिजिक्स से सब पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी कैसी है, एक जो की पॉइंट आपको बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं वो यही ध्यान रखना है
कि आयरिस, मैंने आपको पहले जब पढ़ाया था इंटरनल स्ट्रक्चर, तो उसमें बताया भी था आयरिस का रोल क्या है, इट कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। तो वही मैंने आपको इसका रोल एक्सप्लेन किया है कि इसका रोल प्यूपिल के डिक्रीज और इंक्रीज के अंदर है, आयरिस का हाईलाइट और डिम लाइट, किसका कॉन्ट्रैक्शन, किसमें डायमीटर इंक्रीज डिक्रीज, ये अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद अपन ने अकोमोडेशन पढ़ा था। अकोमोडेशन में आप सीधा सीधा इसका आपको डेफिनेशन याद रखना है कि इट इज द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस बाय चेंजिंग इट्स कर्वेचर। कर्वेचर को चेंज करके अगर आप लेंस के फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं अपन अकोमोडेशन। फिर अकोमोडेशन में मैंने बताया किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट को आप कैसे देख सकते हैं, किसी भी पास के ऑब्जेक्ट को आप कैसे देख सकते हैं, तो फार साइड में कैसे आप क्या 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 होता है, थोड़ा बहुत बताओगे क्या होता है? जो आपके सीलियरी बॉडी के जो मसल फाइबर्स हैं, नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ये की पॉइंट, नॉर्मल कंडीशन के अंदर सीलियरी बॉडी के मसल फाइबर्स जो है ये रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। ठीक है, रिलैक्स कंडीशन में है। फिर क्या होता है, आपके जो लेंस है इस टाइम पर ये स्ट्रेच्ड रहता है, किस वजह से? सस्पेंसरी लिगामेंट की वजह से। स्ट्रेच्ड लेंस यानी कि लेंस आपका फ्लैट होगा, और फ्लैट लेंस की जो फोकल लेंथ जो होती है ये ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई अ पर्सन इज एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास के ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी कैसे आएगी? आपकी सीलियरी बॉडी के जो स्फिंक्टर मसल है ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, सीलियरी बॉडी ब्रॉड रहती है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है यहाँ पर ये आपके लूज और रिलैक्स्ड होते हैं। लेंस उसमें फ्लैट था, इसके अंदर आपके इट बिकम बायकॉन्वेक्स। बायकॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ये कम होती है, तो पर्सन इज एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। इट इज ऑल अबाउट द अकोमोडेशन। यहां तक तो क्लियर है सारी पिक्चर। नेक्स्ट पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के एज इट इज लाइनर, थोड़ा सा टिपिकल है तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। वर्किंग आई में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही आपकी जो लाइट रेज होती है जो विजिबल वेवलेंथ की, ये कहाँ आपकी आई तक पहुंचती है? थ्रू कोन्स एंड थ्रू रॉड्स एंड कोन्स है, थ्रू कॉर्निया एंड लेंस, हाँ, और इंपल्स जनरेट होता है आपके रॉड्स एंड कोन्स के अंदर। फिर मैंने आपको बताया था जो आपके आई के जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड होते हैं, अब ध्यान से सुनना यहां से पॉइंट, आई के जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड है यानी कि जो फोटो पिगमेंट है किससे बना हुआ है? आपके ऑप्सिन और रेटाइनल से। ऑप्सिन क्या है? आपका एक प्रोटीन है। रेटाइनल क्या है? इट इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। ठीक है, अब क्या होगा, लाइट जो है ये क्या किस चीज को इंड्यूस करती है? लाइट इंड्यूस द डिसोसिएशन ऑफ रेटाइनल फ्रॉम ऑप्सिन, यानी कि ऑप्सिन से डिसोसिएट होकर आपके रेटाइनल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको कौन इंड्यूस कर रहा है? कौन सा फैक्टर? लाइट। तो लाइट इंड्यूस द डिसोसिएशन ऑफ रेटाइनल फ्रॉम ऑप्सिन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो डिसोसिएशन हुआ है इसकी वजह से आपके ऑप्सिन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ गया। ठीक है, अब अपन ने ये वाला कंसेप्ट आपको पता है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, कौन सा मॉलिक्यूल कैसे क्या जाता है, तो अब आपके ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया ना, तो आपकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी भी चेंज हो गई। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है आपके फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स के अंदर। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, इसकी वजह से सिग्नल प्रोड्यूस होगा, जो कि आपके ये जो सिग्नल जो प्रोड्यूस होगा इसकी वजह से एक्शन, मतलब ऐसे की पॉइंट याद रखना, जो एक एक वर्ड आप बोलते हो ना एक्सप्लेन के लिए, इसमें से एक एक वर्ड को हाईलाइट कर लेना, एक बार पैराग्राफ समझ जाओगे तो ये आ जाएगा कि लाइट रेज ने आपके रेटाइनल को डिसोसिएट कराएगा फ्रॉम ऑप्सिन, ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, इसकी वजह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो गई, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये जनरेट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका एक्शन पोटेंशियल सिग्नल प्रोड्यूस हुआ विच जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसकी वजह से आपका एक्शन पोटेंशियल जो है ये कहां पर बनता है? गैंग्लियोनिक लेयर के अंदर बाय द बाइपोलर न्यूरॉन। ठीक है, तो अब ये जो एक्शन पोटेंशियल आपका जनरेट हुआ, ये जो ऑप्टिक नर्व जो है अब इस सिग्नल को लेके जाएगी ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स वाले एरिया तक। अब जब ये सिग्नल आपके ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स वाले एरिया तक पहुंच जाएगा, तब वहां पर जो सिग्नल जो पहुंचा है, जो इंपल्स जो वहां पर पहुंची है उसका एनालिसिस होता है, प्लस
आपके रेटाइना पर जो इमेज बनी, आप किसी भी चीज को पहचानते कैसे? जैसे आपने मुझे एक बार देखा, आप मेरे को रोज देखते हो तो पहचानते जाते हो ना, है? तो कैसे पहचानते हो? नहीं पहचानते। कुछ लोग होते हैं एक दो बार देखने के बाद नहीं पहचान में ही नहीं आता, यहाँ इसको बंदे को देखा भी था क्या। तो आप पहचानते हो ना, ठीक है। एक बार कोई चीज देख ली, दोबारा उसी चीज को, हाँ वो बात अलग है कि लेक्चर में ये कितना ही एक थ्योरी में 10 बार भी पहचानने से मना कर देते हो, नहीं पढ़ाया, ये पढ़ाई नहीं है हमने। तो ये कैसे होता है? तो आपका जो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ये इम्पल्स को लेकर गया आपके विजुअल कॉर्टेक्स एरिया तक ब्रेन के, वहां पर आपके इस इम्पल्स का एनालिसिस हुआ, प्लस आपके रेटाइना पर जो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये कैसे रिकॉग्नाइज्ड होती है, कैसे आप इसे पहचानते हैं? तो प्रीवियस एक्सपीरियंस और मेमोरी के बेसिस पर। यही होता है ना, पहले देखा तो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, या फिर ठीक है पहले कभी 1 साल बाद देखा, 1 साल बाद पहचानोगे नहीं पहचानोगे मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद, हाँ तो भूल जाओगे कौन है क्या, नहीं पता। तो आपका मेमोरी रहता है ना, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस और मेमोरी के बेस पर वी कैन रिकॉग्नाइज द थिंग। क्लियर? ये समझ में आया? प्लस अब एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि कोन्स जो है, ये तो अपन को पता है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रॉड्स एंड कोन्स वाले सेक्शन के अंदर, कि कोन्स का काम क्या है। आपके रॉड्स तो क्या करते हैं ना, डार्क और लाइट के बीच में डिफरेंशिएट। कोन्स क्या करते हैं, जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, जो कलर्स दिखते हैं इतने सारे, इट इज ड्यू टू द कोन्स। ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया तो नजर नहीं आती ना, हाँ कलर्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन, तो ये आपके कोन्स की वजह से होता है, ठीक है। फिर मैंने ये बताया ही था आपको कि ये आपको ऑलरेडी पता है कि रॉड्स में तो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, क्या बोलते हैं उसे, विजुअल वायलेट और एक विजुअल पर्पल बताया था। इट इज कोन्स के अंदर जो पिगमेंट होता है, इट इज द एडोप्सिन पिगमेंट विच इज विजुअल वायलेट, ठीक है। तो एडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जबकि रॉड्स में रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसमें एक चीज ये जरूर ध्यान रख लेना कि एडोप्सिन पिगमेंट डिसोसिएट होकर फोटोप्सिन और रेटाइनल के अंदर होता है, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन मैंने कोन्स के अंदर कवर नहीं किया, तो अपन ने यहां कर लिया कि जो मैंने बोला ना कि कोन्स की वजह से आप डिफरेंट कलर्स देख सकते हो। तो रेटाइना के अंदर आपके 3 टाइप के कोन्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द एरिथ्रोलैब, साइनोलैब एंड द क्लोरोलैब। नाम से ही इनके कलर है, एरिथ्रो रेड कलर, साइनो ब्लू कलर, क्लोरो इट इज ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये जो 3 टाइप के कोन्स और ये जिनका कॉम्बिनेशन जो होता है, इसी की वजह से वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट कलर्स, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, रेड ग्रीन एंड ब्लू, दिस आर द बेसिक कलर्स। अभी आपको समझ में आया कि नहीं है? सच्ची सच्ची बताना फ्रेंकली, ऐसे नहीं कि ठीक है सामने सामने क्या बुराई करे, ये नहीं समझ में आया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म ऑफ विजन। पढ़ाते वक्त मुझे लगा कि हाँ थोड़ी सी घास काटी है, नहीं समझ में आया होगा इतना अच्छे से, क्योंकि इसका लैंग्वेज कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है, जो अपन ने अकोमोडेशन और वर्किंग ऑफ आई पढ़ा है, क्योंकि एनसीईआरटी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो एज आई टोल्ड यू, एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है, और एज इट इज वही लैंग्वेज यहाँ पर यूज करिए जो अपनी एनसीईआरटी के अंदर है। तो समझ में आया आपको इतना? ये तो पक्का क्लियर है। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट वी विल डिस्कस विद द डिफेक्ट्स ऑफ आई, ठीक है। डिफेक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सच में समझ में आया है ना? हाँ, एक और कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है? कोई डाउट है क्या अभी तक यहाँ पर किसी को? नहीं। तो डिफेक्ट ऑफ आई के अंदर मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। हम लोग कुछ डिफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। एक तो है आपका हाइपर, क्या देख रहे हो, हाँ हाइपरमेट्रोफिया, इसको अपन फार साइटनेस भी बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखना, फार साइटनेस बोला है डिफेक्ट, क्योंकि अपन सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। हम दिमाग लगाए नहीं लगाए, आप जरूर बता देते हो तो कंफ्यूज हो ही नहीं हो, लेकिन आप कर देते हो। अभी नहीं होता एक्चुअली, क्या हेडिंग ही पढ़ रहे हैं ना अपन, डिफेक्ट्स ऑफ आई, तो ये सब डिफेक्ट्स ही पढ़ रहे हैं। हाइपरमेट्रोफिया इज एग्जैक्टली ए डिफेक्ट, पर जो ब्रैकेट में मैं लिखा रही हूँ, और फार साइटनेस, बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कमिट करते हैं, मैं इसीलिए बता रही हूँ। अभी आपको नहीं लग रहा होगा कि नहीं हम ये नहीं सोचते, ये जैसे हम बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, इट वाज माय एक्सपीरियंस टू। जब ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों ने कभी ऐसा किया होगा, हर बच्चे की लाइफ में ये फेज आया होगा। आप कभी का मत जाओ, अभी प्री मेडिकल में आपने एंट्रेंस लिया है ना, इसी की बात देखना, किसी कोई, अब मैं ये करके मत देखना इसको प्रैक्टिकल, कभी ना कभी हो ही जाता है कि मैम बोला तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे ने 12th के साथ ही एग्जाम दिया होगा, ठीक है, बिना प्रिपरेशन के कोई प्री मेडिकल की। कुछ बच्चे लिटरली, अभी तो फिर भी बहुत चेंज हो गया है सिनेरियो। हमारे टाइम पर अभी तो आपके एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। हम लोग के टाइम पर भी एनसीईआरटी तब भी गॉड ही थी हमारे लिए, मतलब एनसीईआरटी इज वेरी मस्ट।
बट वो मेनली होती थी मेंस एग्जाम के लिए। आपने सुना होगा पहले पैटर्न होता था प्री और मेंस। प्री में तो ये ऑप्शनल वाले आते थे, मेंस में थ्योरेटिकल आता था। तो उसमें मेंस के लिए स्पेशली ये एनसीईआरटी बहुत मस्त थी, कोर्स बहुत वास्ट करता था। अभी तो आप लोग ठीक है, बहुत से स्टूडेंट होते हैं लास्ट मोमेंट में नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी करके जाते हैं, 80 to 90% सॉर्ट आउट हो जाता है। हम लोग के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो हम लोग के टाइम पर हम लोग एनसीईआरटी मेनली फॉर मेंस जो एग्जाम होता है ना उसके लिए ज्यादा फॉलो अप करते थे। तो बहुत से स्टूडेंट होते थे कि यार मतलब ऐसा होता है ना कि ठीक है अब नेक्स्ट ईयर से मेडिकल की प्रिपरेशन करनी है, अब क्या फ्री बैठे हैं, चलो इस बार प्री मेडिकल का पेपर दे देते हैं। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मेरी वन ऑफ माई फ्रेंड है, अब उसका नाम लेना तो अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पर, नाम मैं यही बता रही हूँ, पर सच में ये रियल इंसिडेंस है। तो उसने जब 12th के साथ शी इज गुड स्टूडेंट, उसने 82, अब आप लोग के टाइम अब अभी तो ऐसा है कि हर बच्चा 90+ स्कोर करता है, ठीक है। तो अभी एक कॉमन चीज हो गई है आप लोगों के लिए, मतलब 80+ अच्छी स्टूडेंट थी, आईसीएससी बोर्ड से 80% मार्क्स उसने स्कोर किए थे, तो आउट ऑफ कोटा से थी। तो पेरेंट्स ने ठीक है अच्छी है पढ़ने में, तो उसको कोटा भेजा पढ़ने के लिए। तो उसके जब 12th में बिना प्रिपरेशन के साथ उसने जब प्री मेडिकल का एग्जाम दिया, शी गॉट सेलेक्टेड इन द प्री, और फिर मेंस में वो डिस्क्वालीफाइड हो गई, ठीक है। प्री में अच्छे मार्क्स से जैसे पर्टिकुलर कट ऑफ होता है उसने क्रॉस कर लिया था, मेंस के एग्जाम में बैठी है, बकायदा मेंस दिया है, पर मेंस में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि इतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी वो उसके लिए, उसने सिंपल 12th उसका टारगेट ही ये था। लेकिन जब उसने कोचिंग्स में एडमिशन लिया, एलन ये जितने सारे जो भी कुछ कोचिंग में जब उसने एडमिशन लिया कोटा में आने के बाद, और जब उसने प्रिपरेशन करी उसके बाद उसका प्री में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो घर से प्रेशर आता है ना, भाई बिना पढ़ाई के क्या किया आप लोगों ने साल भर। हाँ एक तो होता है कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, तो कई बार होता है आप कभी अपने 15-15 दिन में आपके जो माइनर टेस्ट होते हैं ना, आप जिस टेस्ट में बिना पढ़े जाओगे, आपने कभी फील किया हो ये चीज होता है, बिना पढ़े गए होंगे आप किसी में, तो उसमें आपके मार्क्स कई बार आपको लगता है यार मैं तो बिना पढ़े ज्यादा अच्छा स्कोर कर लेता हूँ, पढ़ने के बाद पता नहीं क्या भसड़ हो जाती है, ये क्या हो जाता है, ये मार्क्स क्यों नहीं आते। एक्चुअली होता क्या है ना, आज सपोज मैं हूँ, मैंने पढ़ाई करी ही नहीं है, मुझे पता है मेरा सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, तो रिस्क फैक्टर तो है ही नहीं ना, कहीं डर तो है ही नहीं, तो फियर फैक्टर चला गया। चलो फियर फैक्टर ना होना तो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है ही हमारा, क्योंकि फियर फैक्टर तो मैं आपको बोलती भी हूँ, एक्सरसाइज डिस्कशन में कई बार अपन इस चीज को डिस्कस करते हैं कि इसलिए कहते हैं घर पे प्रैक्टिस करो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। फियर फैक्टर तो बहुत बेकार चीज है, होनी भी नहीं चाहिए, आती हुई चीजें नेगेटिव में चली जाती है, तो ये तो चलो प्लस पॉइंट है। पर एक चीज ये होती है वहां पर कि पढ़ा तो है नहीं, हमें तो पता होता है सिलेक्शन तो होना नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्शन का वो डर नहीं है ना आपके पास, होना तो है ही नहीं, तो क्यों लगा लो, नेगेटिव से क्या फर्क पड़ रहा है, बाई चांस सही हो जाए, सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा। लेकिन जब आप पढ़ाई करके एग्जाम देते हो, ठीक है, तो फिर एक डर रहता है, आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले उसे 10 बार सोचेंगे और सारी दिमाग लगा लेते हैं यार ऐसा ऐसा पढ़ा था, कंफ्यूज, अब पढ़ाई ज्यादा की नहीं है ना, एक ये चीज सही है। डाउट में पूछते हो, डाउट पूछो, जो बच्चे डाउट नहीं पूछते, तो ये होता है डाउट आता कब है, जब आप उस चीज को डिटेल में जाओगे। अब उसके डिटेल में हम लोग गए नहीं है, तो डाउट कहाँ से बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो जो नहीं पढ़ते, अभी एक बार पढ़ोगे तो आपको, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको क्लास, मैंने बोला ना ये हाइपरमाइट्रोफी और फार साइटनेस, पर एक चीज ध्यान रखना है, इसमें मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट मत यूज करना इसके पीछे। हाइपरमाइट्रोफी एज अ डिफेक्ट, पर फार साइटनेस डिफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ फार साइटनेस है। अभी आपको लगता है कि नहीं ऐसा कोई डाउट आएगा ही नहीं, बट जब लास्ट में आप जब अच्छे से इसको पढ़ चुके होगे तब ये चीज होती है, और एग्जाम में ये चीज बहुत वो करती है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, बाद में जाके आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए ये चीजें है। और ये सेल्फ एक्सपीरियंस है, हम लोग भी जब थे प्री मेडिकल का पेपर देते थे तो ये चीज है बहुत फेस करते थे। क्लास में बताया तो था हाँ वर्ड तो, पर एक वर्ड में ऊपर नीचे होते रहते हैं, यार वो ये बोला था कि ये बोला था, ऑप्शन और आपको जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं ना, पहला और दूसरा ऑप्शन हमेशा वही मिलता है। अब क्या करें, मतलब ऑप्शन, एग्जामिनर भी बहुत होशियार होते हैं, वो उन्हें पता है बच्चा कहाँ अटकता है, उन्हें पता है बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है, वही ऑप्शन डालते हैं और फिर बस उधेड़ में लगे रहते हैं कि क्या करें। तो इसीलिए बता दूं, क्योंकि मोस्टली क्या डिफेक्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं अपन, तो अपन सोचते फार साइटनेस भी डिफेक्ट ही होगा, और डिफेक्ट लगा दिया ना तो पूरा उल्टा हो जाएगा। और हमेशा अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, ये दोनों ऑप्शन आपको 100% गारंटीड मिलेंगे, अच्छा पेपर बनता है तो ये दो ऑप्शन मिलेंगे ही सही। तो इसलिए हाइपरमाइट्रोफी और फार साइटनेस इट इज नॉट डिफेक्ट, क्योंकि अगर आपने फार साइटनेस डिफेक्ट लगा दिया ना, तो जो नेक्स्ट डिफेक्ट है आपका आई का, दैट इज द मायोपिया, वो हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो डिफेक्ट ऑफ आई में सबसे पहले हाइपरमाइट्रोफिया और द फार साइटनेस डिफेक्ट में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ।
फार साइटनेस डिफेक्ट नहीं है। फार साइटनेस से मतलब पता लग रहा होगा अब क्या है। फार साइटनेस मतलब दूर का तो दिख रहा है, तो डिफेक्ट कहाँ है, पास का नहीं दिख रहा होगा, ये मान लो, ठीक है। तो यही है हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटनेस के अंदर ये डिफेक्ट जिन पर्सन्स को होता है उसमें उन्हें दूर की चीजें तो दिखती है लेकिन पास की चीजें जो है ये नहीं दिखती है, ठीक है। ये किस वजह से होता है, आपके आई बॉल जो है इसके छोटे होने की वजह से, इसका रीजन हो सकता है आई बॉल का छोटा होना, ठीक है। इस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए आपको मेनली जो चीज इसमें ध्यान रखनी है ना, जितने भी मैं अभी ये हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये डिफेक्ट क्या है, इसका कारण क्या है और इसको क्योर कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें बताया फार साइटनेस है, शॉर्ट साइटनेस डिफेक्ट है, ये पास की चीजें आपको नहीं दिखती है, ठीक है। रीजन बताया आई बॉल का छोटा होना इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया। डिफेक्ट को कॉन्वेक्स या कॉन्केव, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं स्पेक्ट्स के अंदर तो ये डिफेक्ट जो है आपका क्योर हो जाता है। एक है आपका मायोपिया और द शॉर्ट साइटनेस, जस्ट उल्टा कर दो। शॉर्ट साइटनेस यानी कि पास की चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी, उसमें आई बॉल छोटी, इसमें आई बॉल बड़ी। उसमें कॉन्वेक्स लेंस, इसमें आप कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस लगाएंगे स्पेक्ट्स के अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलो ये सारी अपन डिस्कस करेंगे, हेडिंग डाल लो डिफेक्ट्स ऑफ आई। ये दो तो समझ में आ गए। ठीक है, हेडिंग डाल लो आप लोग हाइपरमेट्रोपिया। कुछ इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स जो है आपके आई के ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिफेक्ट है इसके अंदर हाइपरमेट्रोपिया और इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए इट इज फार साइटनेस। आप चाहो तो कुछ सिंबल बना लेना ऐसा कि यहां पर आपको डिफेक्ट नहीं यूज करना है, ठीक है। इट इज ओनली फार साइटनेस। मेरे हिसाब से अब तो किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए इतना डिस्कस करने के बाद इस पॉइंट पे, ठीक है। तो लिख लो हाइपरमेट्रोपिया में क्या भी ये सब, मतलब ये जो डिफेक्ट है इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना घर पे। ये जो एक एक वर्ड में बोलती है ना, मत बोला करो, समझ में नहीं आता। एक बार थ्योरी पढ़ लो तो सिर्फ एक एक वर्ड से ही 3 वर्ड में एक डिफेक्ट खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लिख लीजिए इन इट पर्सन इज able to see the far object but unable to see nearby object, ठीक है। पास की चीजें हैं वो नहीं देख पाता। ये तो हो गया आपका डिफेक्ट क्या है, किस वजह से होता है। इट इज ड्यू टू, रीजन है इसका स्मॉल साइज ऑफ आईबॉल, और अभी लेंस से रिलेटेड फ्लैट होगा या बायकॉन्वेक्स होगा। इसके अंदर भी इतना राम कथा सुना ही मैंने, तो थोड़ा पता होना चाहिए ना, अकोमोडेशन में पढ़ाया था। बताओ पास की चीज कब दिखती है, किसका हाई होता है? पूछा मत करो बस। इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ आईबॉल। तब तो हमारी पोल पट्टियां खुल जाती हैं सारी। पूछते ही गड़बड़ है बस, बाकी सब समझ में आता है वो ठीक है, बस पूछो मत है। लेंस इसके अंदर फ्लैट होता है, ठीक है। तभी तो आपको दूर की चीज दिख रही है ना, उसके अंदर लेंस फ्लैट था ना। तो इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ आईबॉल एंड फ्लैटनिंग ऑफ लेंस। ठीक है, तो इस डिफेक्ट का रीजन आपको पता लग गया। तो एक वर्ड तो ये हो गया इस डिफेक्ट के बारे में, दैट इज पर्सन इज अनेबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। ये रट्टा लगाना ही नहीं है, यहां से पता लग जाएगा, ठीक है। किस वजह से है? ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ आईबॉल एंड द फ्लैटनिंग ऑफ लेंस। इनमें से किसी भी कारण की वजह से ये डिफेक्ट जो है आपका हो सकता है। चलो डिफेक्ट का कारण पता लग गया, इसको आप क्योर कैसे करोगे? तो मैं डायरेक्टली लैंग्वेज नहीं लिख रही, पूरा फॉर्मेट।
पर्सन जो स्पेक्ट्स लगाएंगे, इनके स्पेक्ट्स में कॉन्केव, आपने ये तो सुना होगा क्योंकि आई साइट डिफेक्ट्स बहुत कॉमन होते हैं। कुछ लोग कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, कुछ लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कुछ लोग सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। तीनों डिस्कस होंगे। इसमें कौन से आपके कॉन्वेक्स लेंस जो है वो स्पेक्ट्स में वो लगाते हैं। ठीक है, चलो लिख लो। टू क्योर दिस डिफेक्ट a person must wear they must wear R है यार, convex lens in his or her spectacles। ठीक है, आ गया समझ में। इट इज द हाइपरमेट्रोफिया और द फार साइटनेस। हाँ, इसके अंदर एक है प्रेस बायोपिया, इसी के अंदर आएगा वो। प्रेस बायोपिया क्या होता है वहीं लिख लेते हैं, उसमें इतना तो स्पेस है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, नॉर्मली ये जो प्रेस बायोपिया जो मैं बता रही हूँ आपको ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलता है। ओल्ड एज के अंदर सेम डिफेक्ट होता है, वही फार साइटनेस होता है, पास की चीजें नहीं दिखती, पर रीजन उसका कुछ और है। आपके जो लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर इसके कम होने की वजह से आपका ये डिफेक्ट है ओल्ड एज के अंदर, तो हम इसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, देखो यही है ना उसके अंदर, चेक कर लिया करो, मैम गलत तो नहीं बता रही है, कम से कम इस बहाने पढ़ ही लोगे। हाँ, ये अभी चलो नहीं सो रहे, जग रहे हो, इसलिए तो कह रही हूँ चेक कर लिया करो, कारण पूरा नहीं बताया ना, मतलब ये भी बोलने के बाद ही करोगे। हाँ, इट इज, चलो खैर आप लोग सोच रहे होंगे जो बेचारे ऑनलाइन देख रहे हैं, या फिर ये कि पढ़ाया कब है, ये ऑफलाइन एक बार हो चुका, इसलिए कब पढ़ाया जो हम लोग बताएं। चलो, इट इज मोस्टली सीन इन ओल्ड एज। इट इज, मैं आप ये इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, प्रेस बायोपिया के बारे में लिखा रही हूं मैं, इसको यहाँ पे पहले लिख दो, या फिर प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये तो आप हाइपर को समझ लो। मोस्टली आपको ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलता है। इन इट दिस डिफेक्ट, ये जो आपका फार साइटनेस जो है, ये वाला जो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोफिया, ये जो डिफेक्ट है, इट इज ड्यू टू, किस वजह से हुआ, चेंज, कम ज्यादा कुछ लिखा है नहीं ऐसा, ड्यू टू चेंज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस। ठीक है, उसको बोलेंगे अपन प्रेस बायोपिया। क्या बताया था, इट इज, ये तो ये वाला तो हो गया। इसके अंदर इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, ये होता है बिहाइंड द रेटिना। यहां लिख दूं क्या मैं आगे, इन इट image is formed behind the retina। ठीक है, इट इज द हाइपरमेट्रोफिया और द फार साइटनेस। नेक्स्ट डिफेक्ट है आपका मायोपिया और द शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं इसे। ठीक है, ये हटा दो, लिख लिया सभी लोगों ने। मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस में क्या, नाम से ही पता लग रहा है, शॉर्ट साइटनेस यानी कि पास की चीजें तो आपको दिखेंगी लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। ठीक है, इसके अंदर इस डिफेक्ट का कारण क्या है, इस डिफेक्ट का कारण था स्मॉल साइज ऑफ आई बॉल, इट इज अ लार्ज साइज ऑफ आई बॉल। लेंस फ्लैट, इसमें लेंस इज मोर बाय कॉन्वेक्स। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन फार साइटनेस में बिहाइंड द रेटिना, इसके अंदर बिफोर द रेटिना, रेटिना के पहले इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। इस डिसीज को, इस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, इसमें आप कॉन्केव लेंस यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को, लिख लो, हेडिंग डाल लीजिए। जो दूसरा डिफेक्ट है आपके आई का, इट इज द मायोपिया।
ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट इज शॉर्ट साइटनेस। लिखो क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट person is able to see the nearby object but unable to see, क्या नहीं देख पाएगा? रीजन क्या है? इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है? बिफोर द रेटिना, बिकॉज इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना। ठीक है, रेटिना के पहले ही आपके इमेज का फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाता है। इस डिफेक्ट का कारण क्या है, किस वजह से ये डिफेक्ट हुआ? इट इज ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ आईबॉल एंड लेंस बिकम मोर बाइकॉन्वेक्स। ठीक है, इस डिसीज को क्योर कैसे करेंगे आप? टू क्योर दिस डिफेक्ट अ पर्सन शुड वेयर, कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि स्पेक्ट्स में कॉन्केव किस में है, कॉन्वेक्स लेंस। थोड़ा सा डॉक्टर वाली फीलिंग लेंगे अभी से प्री मेडिकल में ही, मैं बोलता दूर का देखता आपके स्पेक्ट्स में कौन सा लेंस है, थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, टू क्योर दिस डिफेक्ट अ पर्सन शुड वियर कॉन्केव लेंस इन हिज और हर स्पेक्ट्स। ठीक है, आया इतना समझ में? चलो इसे नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट डिफेक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो डिफेक्ट है इट इज एस्टिग्मैटिज्म। हेडिंग डाल दीजिए एस्टिग्मैटिज्म। ये डिफेक्ट मेरी आप भी थी है, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट। आप सोचते होंगे कि क्या स्पेक्ट्स तो लगाते नहीं हो, हमने तो कभी देखा नहीं लगाते हुए। इसका मतलब दिखता तो है नहीं, सब दिखता है मुझे। ऐसे मत सोचना पीछे बैठ के कुछ भी करोगे तो मैम को दिखता नहीं है, सब दिखता है, सीरियसली सब दिखता है। आप सोच रहे हैं कि एक बार मुंह से निकल ही गया ये वाला डिफेक्ट है। ठीक है, स्पेक्ट्स लगाते नहीं तो कवर अप कर रहे हो, कुछ करके देख लो तो टोकती नहीं आती पीछे से, सब दिखता है। कैसे? अब कुछ बच्चे अभी वैसे नहीं होंगे, बच्चे आप लोग बहुत होशियार हो, हम लोग तो थोड़े बेवकूफ, मतलब पहले के जो बच्चे थे ना थोड़ा इतना एडवांस नहीं हुआ करते थे। अब ये पहले का यूज करती हूँ वर्ड, तो ये बहुत सारा आदम बाबा आदम के जमाने के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। पता है हमें भी क्या होता है, पर फिर भी आप लोगों से थोड़ा सा 2-3 साल पीछे मान लो। हाँ 2-3 साल बता रहे हैं, बताओ इतना तो फिर वो टीचिंग एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? थोड़ा ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको ऐसे मत ले जाना कि पता नहीं है बाबा आदम के जमाने के, बुढ़ापे वाली स्टेज में नहीं है अभी हम लोग। तो एस्टिग्मैटिज्म बताती ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं क्या, मतलब मैं सीरियसली मजाक नहीं, मतलब आप सोच रहे हैं कि मूड सही करने के लिए, माहौल चेंज करने के लिए, सीरियसली है ना, बिल्कुल रियल इंसिडेंस है ये भी जो मैं बता रही हूँ। आप लोग पहले आप बता दो, आप लोग हंसोगे। आप में से किसी के साथ ऐसा होता है क्या? व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट, पर मुझे पता नहीं था। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, हमारी आंखें तो खराब हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो जब मैं प्री मेडिकल की क्लासेस लेती थी तो हम लोग के टाइम पे क्या 6 बजे क्लास लग जाती थी। तो सुबह मतलब 6 बजे थोड़ा बताना बेकार चीज है, 6 बजे क्लास लगती थी। आप लोग तो आराम से, अभी कहाँ लगती है, आप लोग 8 साढ़े 8 बजे तक आप लोग की क्लास लगती है। तो आराम से सो सा के उठा के आते हो।
अब 6 बजे तो क्लास एग्जैक्ट 6 बजे तो शुरू हो जाती थी, तो 6 बजे शुरू हुए तो आप लोग 5 बजे उठना, ले हम लोग 5:45 पर ही उठते थे, तो भी 5:45 पर उठे और ड्राई क्लीनिंग की, ठीक है, मुंह धोया, ड्रेस वेयर किया और फटाफट भागते दौड़ते क्लास में पहुंच जाते थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो था बिल्कुल उसके पास में एज अ पेइंग गेस्ट हम लोग रहते थे, मतलब बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस, 1-2 मिनट के डिस्टेंस पर ही था, तो मतलब जाने आने का टाइम तो लगता नहीं था, सिर्फ वो उठ के ब्रश करते थे, ब्रश करना, नहाते धोते नहीं थे, आप सोच लेंगे कि अब कवर अप ब्रश व्रश किया और बस ऐसे ही थोड़ा सा मुंह में पानी वानी का छींटा मारा और ठीक है और चलो, ऐसे जाते थे। गलत तरीका बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा करते थे, नहा धो के बढ़िया जाना चाहिए जिससे कि क्लास में नींद नहीं निकालो, मतलब बच्चे क्लास में सोते ही रहते हैं, पर हम सोते ही नहीं थी, मैं ये बता देती हूँ मैं, आप सोचो कि पर सोते फिर भी नहीं थे हम लोग, तो ऐसे भी करते थे, आप लोग के तो सर 2.5 घंटे की, आप लोग के तो फिर भी लेक्चर्स बहुत अभी ड्यूरेशन शॉर्ट हो गया है, हम लोग के टाइम 2.5 घंटे की क्लासेस लगती थी, 3 क्लासेस लगती थी, 2.5 घंटे, फिर 2.5 घंटे जो थर्ड लेक्चर लगता था ना तब जाके 5 मिनट का ब्रेक होता था, तो सोच लो 5 घंटे क्लास में बैठना एक तो बहुत तो लिटरली फैकल्टी जो पढ़ाती थी वो देख लेती थी, पानी की बोतल में ढक्कन में पानी लेके फिर लिटरली आंखों में क्यों डालते थे कि थोड़ा आगे खुल जाए, बंद ही नहीं हो। आप लोग में से कोई करता है क्या ऐसे? और वो क्या पोलो होता है ना, पोलो पानी के साथ खाते थे तो थोड़ा क्या तीखा तीखा लगता है उससे, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियसली हम लोग ना ये हथकंडे अपनाते थे क्लास में जगने के लिए, पोलो वोलो खाते थे और आंखों में ऐसे ढक्कनों से पानी, लिटरली फैकल्टी देख के आती थी क्या हुआ, नींद आ रही है, जाओ बाहर जाके मुंह धो के आ जाओ, हमारा नहीं सर बस हो गया, यहीं पे ऐसे पानी डाल लिया, हो गया, काम खत्म हो गया, तो ऐसे होता था। तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ना, तो जब मैं क्लास में थी तो अपनी आंखों पे, मैं 11th क्लास की बात बता रही हूँ, जब मैं 11th क्लास में थी अपनी आंखों पे टोटल भरोसा होता था, तो थोड़ा सा क्या लेट पहुंचते थे क्लास में, लेट मतलब अब इसको आप ऐसे मत लेना फैकल्टी के आने से पहले ही, पर 250-300 बच्चों की स्ट्रेंथ होती थी तो कुछ बच्चे पहले आ जाते थे, तो सेटिंग अरेंजमेंट तो कोई फॉलो होता नहीं था, ठीक है, तो पीछे की साइड नंबर आता था, तो मुझे क्या लगता था, तो लिखाते थे ना थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता था, दिखता नहीं था ढंग से, तो लिखाते तो सुनने में समझ में आ जाता था, बाकी लिखा हुआ तो वो दिखता नहीं था ढंग से, तो फिर बगल वाले की कॉपी देख देख के कॉपी मारना पड़ता था। तो मैं क्या सोचती थी कि मतलब तब भी अपने आप पे कभी डाउट नहीं आया कि आंखें खराब है, हम सोचते थे कि कोई नहीं, पीछे की साइड बैठे हैं ना इसलिए कम दिख रहा होगा, डिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो फिर ये भी सोचती थी यार मेरे पीछे भी बच्चे बैठे हैं, साला इनको कैसे दिख रहा है, ये भी तो लिख रहे हैं, मेरे बगल वाली भी तो लिख रही है, पर तो भी डाउट फैक्टर का भी दिमाग में, ठीक है इसकी आंखें ज्यादा ही तेज होगी, लिख लेती है, ठीक है कोई बात नहीं, कौन इतना दिमाग लगाए, ये लिख रही है, लिखा। ऐसे कुछ दिन हुए तो समझने में थोड़ी दिक्कत आने लगी, यार कुछ चीजें होती ना, जैसे चलो बायो की क्लास तो ठीक है, फिजिक्स तो वैसे ही मैंने बताया मेडिकल स्टूडेंट्स का बहुत ही वीक पॉइंट रहता है, ठीक है, हमारा भी था, ऊपर से और वीक हो गई फिजिक्स इसी चक्कर में, 10-15 दिन की क्लासें तो बिल्कुल ऊपर से जाती थी, क्योंकि उसमें तो दिखना भी जरूरी है ना, सुनने दिखता था नहीं ढंग से, बगल वाली की कॉपी के देख कहाँ तक समझोगे, तो फिर सोचा कि कोई नहीं, कल से थोड़ा जल्दी उठ के ना थोड़ा ड्राई क्लीनिंग में टाइम कम लगा लेंगे, आगे की सीट पर बैठेंगे, धीरे धीरे आगे की सीट पर आए, मतलब एक टाइम ऐसा भी आ गया, वो बहुत से स्टूडेंट बच्चे बड़े डेडिकेटेड होते थे अपने क्लास को लेके, पीछे बैठ गए तो मुद्दा लगा के बैठ जाते थे आगे की साइड, फर्स्ट सेकंड बेंच पर ही बैठा तो भी वही हाल, मतलब तो भी वही हालात थे, कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं, तब भी यही दिखता था, मुद्दे पे बैठने लगी, उसके बाद भी ना ठीक है पहले से थोड़ा बेटर हुआ विजन, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, तो भी वैसे आंखें छोटी करके ऐसे देख देख के लिखते थे, तो फिर लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, अब दिखा लेना चाहिए, फिर दिखाया तो पता लगा कि भाई डिफेक्ट है, एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस एस्टिग्मेटिज्म, आई एम वेयरिंग द सिलेंड्रिकल लेंसेज, ठीक है, अब ये तो पता लग गया कि सिलेंड्रिकल लेंसेज में लगाते हैं। अब आप सोच रहे हैं लगाते नहीं मतलब दिखता नहीं है, अभी सब मुझे दिखता पूरा, और मैं लेंस नहीं लगाती और कोई लेंस भी नहीं लगाती, आप सोच रहे हो कुछ लेंस वेंस लगा के आती हो मैम, स्पेक्स भी नहीं लगाती है, ये एक मिथ है, मैं खुद भी मतलब आपको ऐसे बोलना, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे उससे पूछोगे सर चश्मा हट जाता है क्या, तो हमेशा मना ही करते हैं कि कभी नहीं हटता, पर ये गलत चीज है, सीरियसली ये मैं खुद का ही बता रही हूँ, गलत चीज है, बिल्कुल हट जाता है, हाँ कंडीशन ज्यादा चांसेस जो होते हैं ना उसके, वो होता है कि 17 इयर्स के पहले पहले, अडल्ट स्टेज में पहुंचने से पहले पहले, क्योंकि उस टाइम क्या आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, तो तब तक कोई फ्लक्चुएशन को आप 18 प्लस में थोड़ा सा इफेक्ट मतलब कम होता है, बट मैं आई वाज 16 ईयर एट दैट टाइम, ठीक है, तो मम्मी थी तो उनको पता लगा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, तो गाजर का जूस काली मिर्ची डाल के लिटरली उससे वो लेंसेज मेरे स्पेक्स हट गए, तो इसीलिए अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि दिखता तो सब है, ठीक है, तो ऐसा होता है कि लेंसेज हट भी जाता है, और अगर ये चीज इसलिए होता है, अगर आप में से भी बहुत से बच्चे अगर ऐसे हो, वैसे मुझे लगता नहीं है ऐसे होंगे आप लोग,
कि भाई हम तो क्लास में आते हैं पर थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है तो अभी अपना जाते ही नहीं है चेकअप कराने, तो चले जाना पक्का आई साइड में ही कोई लफड़ा होता है। कुछ लोग तो बड़े शौक से भी लगाते हैं, अच्छे अच्छे लेंसेज आते हैं आजकल तो शौक से। मेरे साथ भी होता था, शुरुआत में जाती थी ना तो क्लास जा रहे हैं तो चलो ठीक है तब तक कैरी करना, बाहर घूमने भी जा रहे हैं ठीक, कुछ खाने पीने भी जा रहे हैं, अगर लेंस भूल गया तो फ्रेंड में रुकते थे, रुक जा यार स्पेक्ट्स लेके आए, मैं बोलते थे अरे क्यों नाटक कर रही है। अभी देखो स्पेक्ट्स से क्या नया नया क्रेज भी होता है, नहीं स्पेक्ट्स तो लगा के ही चलूंगी, अच्छे लगते थे उस टाइम। ठीक है, तो अभी कुछ बच्चे तो शौक से भी लगाते हैं, कुछ तो कॉस्मेटिक लेंसेज भी आते हैं आजकल, तो होता नहीं है फिर भी लगाते हैं। तो ये जो और हाँ एक मिथ ये भी होता है, मतलब जो खैर ये तो होता है मम्मीज का, ये एक होता ही है कि अपने बच्चे को जो चीज है ना वही सबसे खतरनाक बता देते हैं, यही सबसे खतरनाक है, सिलेंड्रिकल ही नहीं होना चाहिए। सिलेंड्रिकल लेंसेज, ये तो समझ सिलेंड्रिकल लेंसेज इसका क्योर है। तो डिफेक्ट होता क्या है, क्या हो सकता है, जिनको पढ़ा दिया उनको तो पता होगा थोड़ा बहुत, क्या कर्वेचर चेंज हो जाता है कुछ। चलो जिनको नहीं पढ़ा, जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं, मैक्यूला ल्यूटिया ये तो पढ़ लिया, ब्लाइंड स्पॉट पढ़ाया था, मैक्यूलर, अब ये क्या है बताओ, पढ़ लिया मतलब सबकी मुंडी ऐसी नजर आई। अब कोई नहीं बता रहा कि मैक्यूलर, एक हाथ का भी हाथ मेरे को ऊपर नहीं दिख रहा कि बता दे, बताओ मैक्यूलर ल्यूटिया क्या है। मेरी आवाज आती है आप लोगों तक है? हम चिल्लाते हो पार्टी चाहिए होती है कभी, या फिर कुछ वैसे चिल्लाते हो तब तो यहाँ तक मुझे बिल्कुल क्लियर आवाज आती है, एक्सप्लेन करते हो तो आवाज क्यों नहीं आती आप लोगों की, बोलो बोलो। येलोइश कलर का पिगमेंट होता है, कहाँ होता है? अच्छा क्या करता है ये, बताया था ना यार एनसीईआरटी के अंदर है ये, मैक्यूला ल्यूटिया, ब्लाइंड स्पॉट फीवर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाली, अभी शायद लास्ट क्लास में या फिर लास्ट क्लास में ही मैंने इसको डिस्कस किया है। होता क्या है एस्टिग्मेटिज्म के अंदर, आपका जो कर्वेचर होता है, किसका, कॉर्निया का कर्वेचर जो है ये चेंज हो जाता है। तो उस कर्वेचर में चेंज होने की वजह से आपकी लाइट रेज जो कि फोकस होनी चाहिए मैक्यूला ल्यूटिया पर, जिसकी वजह से आपका विजन प्रॉपर विजन होता है, वहां ना होते हुए, क्योंकि कर्वेचर चेंज हो गया ना, तो मैक्यूला ल्यूटिया पर आपकी जो आई लाइट, जो लाइट का फोकस वहां ना होते हुए किसी और जगह पर होता है, इस वजह से ब्लड विजन आता है। ठीक है, तो ये होता है आपका एस्टिग्मेटिज्म। की पॉइंट, कॉर्निया का जो है कर्वेचर ही चेंज हो गया है, उसकी वजह से मैक्यूला ल्यूटिया पर आपकी लाइट फोकस ना होती हुई उसकी जगह कहीं किसी और जगह पर हो रही है, इट इज द एस्टिग्मेटिज्म। और इस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज करते हैं। ठीक है, आगे समझ में, मैक्यूला ल्यूटिया क्या है, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग वंस मोर, मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। कम से कम इस बहाने से घर जाके नोट्स खोल के और एनसीईआरटी भी खोल के देखोगे, खोल के देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की लाइन है क्योंकि। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म समझ में आया, चलो लिख लो इसे। इन दिस डिफेक्ट व्हाट हैपन, किसका कर्वेचर चेंज हुआ, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज चेंज्ड। इसकी वजह से क्या होता है, इस वजह से जो आपकी लाइट रेज है दे डू नॉट फोकस ऑन मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, और मैं लैंग्वेज फॉर्मेट नहीं लिख रही हूं इसके, चलो ये तो लिख लो। तो इसकी वजह से ब्लड विजन होता है, लिख लेना आप, है ना, इसकी वजह से ब्लड और इनकम्प्लीट विजन आता है आपका। और इसको क्योर करने के लिए, टू क्योर दिस डिफेक्ट, ये आप लिख लेना, अ पर्सन शुड वेयर कौन से लेंसेज, सिलेंड्रिकल लेंसेज इन हिज स्पेक्टिकल्स। और इन वालों को थोड़ी सी दिक्कत आती है कि जो एक होता है ना, एक तो मैंने बताया ठीक है, कुछ लोग तो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए ही स्पेक्स यूज करते हैं, और जिनका हाई नंबर होता है, मेरा तो -0.75 था उस टाइम पर, तो वो इनिशियल स्टेज था, तो उसको वो होने में भी, ओवरकम होने में भी कम टाइम लगता है। कुछ लोग तो स्पेक्स यूज करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो होते हैं तो उनको लेंसेज से हटवाते हैं। तो जो सिलेंड्रिकल लेंसेज वाले जो दिक्कत होती है, उनके लेंस में भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, इतने आसानी से वो नहीं होता है। कॉन्केव कॉन्वेक्स ठीक है, सिलेंड्रिकल
अ लिटिल बिट डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, समझ में आ गया। एस्टिग्मेटिज्म, 2 पॉइंट की पॉइंट लिख लेना। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया चेंज हो गया इस वजह से। लाइट रेज डू नॉट फोकस ऑन मैक्यूलर ल्यूटिया। टू क्योर दिस डिफेक्ट सिलेंड्रिकल लेंस आप यूज करेंगे। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द एस्टिग्मेटिज्म। जो हाँ, एक मैंने आपको जो प्रेसबायोपिया बताया था ना, मैंने आपको बोला भी था पक्का ये लिखा है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं लिखाया। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस के बारे में, तो वहां तो भूल गई, आप ही कर लो। उसमें जो आपकी लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है ये कम हो जाती है। ठीक है, तब होता है आपका प्रेसबायोपिया। ऐड कर लेना ये पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो डिफेक्ट है, इट इज नाइट ब्लाइंडनेस। किसी मूवी में देखा है क्या ये डिफेक्ट? रात को दिखना बंद हो जाता है, खाली बाकी दिखता है, बाकी कुछ नहीं होता। एक मूवी है शायद बोल राधा बोल करके, एक पुरानी। अब आप सोच रहे हैं इतनी पुरानी में पक्का ये तो बाबा आदम के जमाने के ही लोग हैं। हम लोग ने भी मतलब हम लोग के टाइम पे भी मतलब हाँ ठीक है, कभी टीवी पे आती थी तो देखिए। उसमें वो जो एक ऑटो ड्राइवर होता है ना, शायद कादर खान होता है उसके अंदर, उसको होता है ये वाला डिफेक्ट। वो आता है सिटी के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या रात में दिखना बंद हो जाता है। इट इज अ नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्या होता है ये तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था। ये कुछ तो की पॉइंट याद होने चाहिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। बाकी तो अपन ने ये विटामिन बी वाला किसी चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, बी1 से क्या हो रहा है, सबसे पर मोटा मोटा बता रही हूँ। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी एंड विटामिन डी से रिकेट्स। ये तो एकदम टिप्स पे होना चाहिए। तो आपको 10th के पहले ही आप ऑलरेडी पढ़ते हो, ये तो आपको पता ही होगा। ऐसा मैं मान के चलती हूँ कि आपको पता ही होगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस बताओ, उस डिफेक्ट में होता है कि रात को दिखना बंद हो जाता है। ये बता ही दिया किस वजह से हो रहा है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। डिम लाइट में या फिर नाइट के टाइम पर इस बंदे को नहीं दिखेगा जो इससे सफर करता है। जो रोडोप्सिन पिगमेंट है उसका सिंथेसिस जो होता है वो इसके अंदर कम हो जाता है। ठीक है, लिख लो इस डिफेक्ट के बारे में। तो इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है इसका। इन दिस synthesis of rhodopsin is reduced. और ये लिख लेना आप, आगे एक पॉइंट टैग कर लेना, पर्सन इज अनेबल टू सी इन डिम लाइट और इन नाइट। ठीक है, इट इज द नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट आपका डिफेक्ट है ज़ीरोफ्थैल्मिया। क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो डिफेक्ट है इसके अंदर, इट इज ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया जो डिफेक्ट है इसका रीजन है, इट अकर ड्यू टू द कैरेटनाइजेशन ऑफ कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया। ये लैंग्वेज में लिख रही, मैं डायरेक्टली इसका वो कीवर्ड लिख लेती हूँ, आप लिख लेना। इस डिफेक्ट का रीजन क्या है, इट अकर ड्यू टू कैरेटनाइजेशन ऑफ कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया। ठीक है, इस वजह से आपका ये डिफेक्ट होता है। इसके अंदर होता क्या है, आपका ये जो कंजक्टाइवा है इट बिकम सॉलिड इन दिस केस। ठीक है, सॉलिड हो जाता है तो आपकी आई के अंदर रेडनेस होती है ड्यू टू द इरिटेशन। ठीक है, आई बिकम रेड ड्यू टू इरिटेशन। इट अकर इन द ज़ीरोफ्थैल्मिया। लिख लेना ये आप लोग, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, छोटा सा पॉइंट है। कंजक्टाइवा का रीजन क्या है, आपके ज़ीरोफ्थैल्मिया का रीजन किस वजह से होता है, ड्यू टू कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया। इस डिफेक्ट के अंदर आपका कंजक्टाइवा बिकम सॉलिड और आपकी आईज जो है वो रेड हो जाती है ड्यू टू द इरिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो डिफेक्ट है इसके अंदर, इट इज ट्रैकोमा।
डिफेक्ट का जो कॉजेटिव एजेंट है, इसका कॉजेटिव एजेंट है, इट इज क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। आपने सुना होगा बहुत से लोगों से, उनकी आंखों से पानी निकलता है, ठीक है, ये है आपका ट्रैकोमा। इस डिफेक्ट के अंदर लिक्विड जो है इट ऊजेस आउट फ्रॉम द आई, और ये जिस वजह से होता है, जो ऑर्गेनिज्म इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, इट इज द क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। ये आप लोग लैंग्वेज फॉर्मेट कर लेना, इसका मैंने लिखा है कॉजेटिव एजेंट इज द क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। होता क्या है आपके आई के इस डिफेक्ट के अंदर, लिक्विड, वाटरी लिक्विड जो है इट ऊजेस आउट फ्रॉम द आई। ठीक है, ये है आपका ट्रैकोमा। एक आपका है स्ट्रैबिस्मस। स्ट्रैबिस्मस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूं आप लोगों के साथ। अभी नाम से समझ में नहीं आया होगा, स्ट्रैबिस्मस कहा था, नाम सबके याद होना चाहिए। अभी एक वर्ड और बोलूंगी तो समझ में आ जाएगा। और स्क्विंट, बताता कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना वाला जो आपका डिफेक्ट है, इट इज द स्क्विंट। देखता कहीं है लेकिन लगता कहीं और दिखता है। किस वजह से होता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके ना। आपकी जो 6 स्केलेटल मसल्स होती हैं आई की, इनमें से किसी की भी लूजनिंग की वजह से, ठीक है, आपका ये डिफेक्ट होता है। क्योंकि वो मसल्स क्या, उन मसल्स की वजह से ही तो आपकी जो आई ऑर्बिट में आई की प्रॉपर पोजीशनिंग होती है। अगर उसी के अंदर, उसमें से किसी भी मसल के अंदर डिफेक्ट हो, तो उस वजह से ये स्ट्रास्मस और स्क्विंट होता है। उसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर साइड पर उसका इंक्लिनेशन हो जाता है, ठीक है। ये होता है आपके स्ट्रैबिस्मस और स्क्विंट में, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। इसका ट्रीटमेंट मोड देख लो। इसमें क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मसल को ऑपरेट करते हैं अपन, ठीक है, उसको पर्टिकुलर पोजीशन पर लाएंगे तो ये जो है ये डिफेक्ट सॉर्ट आउट हो जाता है। दैट इज द स्ट्रैबिस्मस और द स्क्विंट। ये ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कर रही, नहीं लिखा रही, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक डिफेक्ट था आपका ग्लोकोमा, उसको भी मैं खाली बोल देती हूँ, ऑलरेडी पढ़ चुके। आपको मैंने बताया था, आपको ध्यान हो तो, एक्वस ह्यूमर कहां से, कैनाल ऑफ श्लेम, कैनाल ऑफ श्लेम से लीक होता है। अगर आपका कैनाल ऑफ श्लेम किसी भी रीजन से ब्लॉक हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्वस ह्यूमर आपके वापस से वेन्स में रिटर्न नहीं हो पाएगा ना। ये पूरा प्रोसेस याद है ना, पढ़ाया था, लीक होता है कैसे, फिर वो वापस से वेन्स में रिटर्न हो जाता है। अभी वो लास्ट क्लास जिसको ध्यान होगी तो ये रामकथा समझ में आएगी ये वाली। तो ग्लोकोमा में क्या हुआ, अगर आपका कैनाल ऑफ श्लेम किसी भी कारण से ब्लॉक हो गया है, तो जो आपका एक्वस ह्यूमर जो है वो वापस से वेन्स में रिटर्न नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से प्रेशर बढ़ रहा है आई ऑर्बिट के अंदर, तो प्रेशर बढ़ेगा तो रेटाइना का डैमेज हो जाता है। इस वजह से इस डिफेक्ट के अंदर पर्सन जो है टोटली ब्लाइंड हो जाता है, उसको दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। इट इज द ग्लोकोमा, ठीक है। आगे समझ में, लास्ट डिफेक्ट आपका बचता है, इट इज द कैटरेक्ट। ये क्या होता है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, इतना आप चाहो तो एक बार अपना लैंग्वेज फॉर्मेट में नोट आउट कर लो, ठीक है। इसके बाद आपका जो लास्ट डिफेक्ट है, इट इज कैटरेक्ट, लिख लो इसे। आप लोग लिख लेना। इस डिफेक्ट में क्या होता है, आपका जो लेंस होता है इट बिकम मोर सॉलिड, ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर आपका जो लेंस है, ये जो डिफेक्ट है और आपका कैटरेक्ट मोस्टली आपको ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलता है। इसमें आपका लेंस जो है ओपेक हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस स्टेज के अंदर, इस डिफेक्ट के अंदर पर्सन को टोटली दिखना जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। क्या करोगे, लेंस के अंदर डिफेक्ट है ना, तो इसको ऑपरेट करने के लिए इस डिफेक्ट को, डिफेक्टिव लेंस की जगह पर उसको आप नए लेंस से रिप्लेस करोगे, ठीक है। लेंस के बारे में लिख लेना। इस डिफेक्ट में क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट लेंस क्या होगा, इट बिकम ओपेक, मोर ब्राउन और सॉलिड और फ्लैट, ये हो जाता है। तो फ्लैट लेंस का अकोमोडेशन पावर वैसे ही कम होता है, ओपेक हो गया तो पर्सन को दिखना बंद हो गया। और अब डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट लेंस का ही डिफेक्ट है, तो डेफिनेटली इस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए लेंस को ही आप, डिफेक्टिव लेंस को नए लेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो लैंग्वेज लिख लेना, इन दिस डिफेक्ट लेंस बिकम सॉलिड, ब्राउन कलर एंड फ्लैट, ठीक है। इट अकर मोस्टली इन ओल्ड एज। इन दिस डिफेक्ट लेंस बिकम ओपेक एंड पर्सन इज अनेबल टू सी। टू क्योर दिस डिफेक्ट, this defective lens, it is replaced by the new one by operation. Clear? It is all about the defect.
इट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। तो आज की क्लास में अपन ने आई पूरा कंप्लीट कर लिया, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग उसका डिस्कस कर लिया, डिफेक्ट सारे हम लोग डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो लास्ट टॉपिक है आपके इसका न्यूरोसेंसरी, लास्ट टॉपिक मतलब एक ही लेक्चर में खत्म नहीं होगा, इट विल टेक 1 to 2 लेक्चर्स, पर मतलब लास्ट टॉपिक है, लास्ट हेडिंग जो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे इट इज द ईयर। ठीक है, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब आई वाला सेक्शन पूरा हो गया, ये नोट्स पढ़ने के साथ साथ घर जाके एनसीईआरटी पढ़ लेना है इसकी। ठीक है, क्लियर? थैंक यू।